ओके गाइस, तो मैं थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में बता रहा हूँ। ये किसी फेस के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा, तो अभी बता देता हूँ, बाद में रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जो मैंने एक एक बार बताई हैं, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको रिपीट करता रहूँगा। लेकिन मार्केट में कुछ ही गिनी चुनी चीज़ें रिपीट होती हैं, बट हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कि हमें रेनिंग स्टार यूज़ करना है, जिसके बारे में मैंने बताया नहीं है, कि हमें मॉर्निंग स्टार यूज़ करना है, या फिर हमें अलार्म 12 यूज़ करना है। ओके गाइस, तो टाइम फ्रेम से रिलेटेड जितनी भी समस्या है आज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब दोबारा से एक बार और मार्केट ने अपना जो सपोर्ट है उसको तोड़ा है, दिख ही रहा है, लेकिन कमजोर हो गई है तोड़ के। जैसे मधुमक्खी होती है ना, टाइम फ्रेम्स, यू नो, पहले तो ये समझो कि जो टाइम फ्रेम्स होता है उसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके से कैसे, कि एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप अपने जो है ड्यूरेशन के हिसाब से, कि आपके पास समय कितना है, कि आपके पास खुद का टाइम कितना है, टाइम फॉर एनालिसिस, चार्ट को सॉल्व करने, ट्रेडिंग करने, इन सब के लिए आपके पास टाइम कितना है, उसके हिसाब से फिर आप देखते हो। ठीक है, अगर ये आपका प्रोफेशन नहीं है, ये साइड इनकम या पैसिव इनकम की, देखो हर कोई इससे अमीर बनना नहीं चाहता, किसी किसी का ये साइड इनकम होता है। ऐसा नहीं है कि सबका ये मेन इनकम है, कि भाई हमें जो सामने से दिख रहा है वो इतना है। ठीक है, किसी किसी का ये साइड इनकम होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम जो है कुछ कुछ इसको देते हैं, हर 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 पूरा टाइम इसको नहीं देते। तो इसीलिए ये डिपेंड करेगा कि भाई मेरा बिजनेस है, मैं लोहार हूँ, सुनार हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मारवाड़ी कुछ भी हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत पैसा साइड इनकम इससे निकाल सकूँ। मेरी छोटी मोटी दुकान है, मैं चाहता हूँ कि मैं साइड से मेरी थोड़ी इनकम निकल जाए। ठीक है, तो इसको आप पैसिव इनकम की तरह से लेते हो, तो ये उनके लिए है कि आपको कब टाइम अपना सेट करना है, कितने टाइम के लिए आप बैठ सकते हो। आप 2 घंटे के लिए बैठ सकते हो, 3 घंटे के लिए बैठ सकते हो, 4 घंटे के लिए बैठ सकते हो। तो टाइम फ्रेम उस हिसाब से जो है हमें सेट करना पड़ता है, कि अगर मैं 2 घंटे के लिए बैठूं तो मेरे सामने कम से कम 3 चार्ट पैटर्न निकल के आ जाए, और मैं मार्केट में से एक या दो पोजीशन करके निकल जाऊं बाहर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हमारे इसके ऊपर। दूसरा डिपेंड करता है हमारे रिस्क के ऊपर। देखो, जब टाइम फ्रेम बढ़ता है, इसको ध्यान से समझना, जब टाइम फ्रेम बढ़ जाता है तो जो हमारे जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं होगा तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे ही बेसिकली कह सकते हो कि, अगर, दूसरा पॉइंट समझो क्या है, मैं दोबारा बताता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि टाइम फ्रेम को यूज़ किया जाता है अपने रिस्क यानी कि स्टॉप लॉस के हिसाब से। तो जब टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कैंडल्स जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, तो पॉइंट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं कैंडल्स के साइज के हिसाब से। हैमर उसमें भी होता है, हैमर लोअर टाइम फ्रेम में भी होता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ट का स्ट्रक्चर आपको बदला हुआ नहीं दिखेगा। वो जैसे स्ट्रक्चर 1 मिनट में बनते हैं वैसे ही तुम्हारे 1 घंटे में या एक डे में भी बनेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क क्या पड़ता है कि उनके साइजेस बढ़ जाते हैं, पर कैंडल का साइज बढ़ जाता है, जिससे स्टॉप लॉस हमें बड़ा मिलता है। अब ये वाला जो हिस्सा है वो दो तरीके से यूज होता है। दो तरीके से कैसे, कि सबसे पहले तो ये है कि भाई हम लोग इस तरीके से यूज करें कि मेरे पास अगर अमाउंट बड़ा है, कैपिटल या फंड जो है मेरे पास ज़्यादा है, तो ही मैं अपना टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कैपिटल छोटा है, मान लो मेरे पास जो फंड है वो मेरे पास छोटा है, तो मेरे पास अभी लाचारी है कि मैं छोटा ही टाइम फ्रेम यूज़ करूंगा, मैं बड़ा नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम बड़ा कर दिया तो लॉट साइज बड़े हो जाएंगे। चलो बड़े भी नहीं होंगे, लेकिन पॉइंट्स तो ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो इसीलिए दूसरा जो कंडीशन है वो इसके हिसाब से होती है। अब समझो कि मेरे पास अगर 10,000 रुपये, तो मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूंगा भाई, क्योंकि उसका अगर मैं 5% रिस्क लेता हूँ तो 500 रुपये बैठते हैं। इसका मतलब है कि मुझे कम से कम जो है 1 मिनट का टाइम, या 3 मिनट का, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का बैठता है।
5 मिनट का टाइम फ्रेम हर एसेट पे बैठता है कि 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा लिया तो शायद ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा हो जाए और मैं स्टॉप लॉस ज़्यादा बढ़ निकले। यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट तो हम कैसे बना देंगे, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे 100 पॉइंट मिले तो मैं 100 पॉइंट में जो है अपने बैलेंस का 10% भी इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं 100 ही पॉइंट में अपने बैलेंस का 1000% भी इंक्रीज कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट साइज। ठीक है। अब कैसे, ये तो चलो एक अलग अलग चीज होगी, लेकिन ये टाइम फ्रेम से फर्क पड़ता है। अगर मेरा 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया ना, तो मैं लॉट बहुत बड़ा लूंगा, क्योंकि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है बस। मान लो अगर मेरा 20 पॉइंट का आ गया तो मैं लॉट कम लूंगा, क्योंकि पॉइंट बड़े हो गए ना, तो ज़्यादा लॉट लूंगा तो ज़्यादा चला जाएगा। तो इसलिए कम लॉट लूंगा ताकि ज़्यादा पॉइंट पे कम जाए, सेम अमाउंट जाए, 5%, 4%, 3% इतना जाए, वो ट्रेडिंग के लिए। तो अब यहाँ पर इस तरीके से अब बात करते हैं कि टाइम फ्रेम को, इसके अलावा, रिस्क के अलावा, जो टाइम एनालिसिस के लिए जितना हम देते हैं कि मेरे पास जितना टाइम है मैं अपने टाइम मैनेज करूंगा पहले कि मेरा दूसरा बिजनेस भी चल रहा है। इस इसके अंदर एक चीज और आती है, ठीक है, जिसे हम लोग सेट करते हैं डिसीजन ऑफ ड्यूरेशन, डिसीजन मेकिंग ड्यूरेशन, कि कितना समय हमें मार्केट को समझने में लग रहा है। आपके सामने अगर पीनेंट आ गया, आपके सामने अगर कोई ब्रेकआउट आ गया या आने वाला है, ब्रेकडाउन आने वाला है, आपके सामने कोई भी चार्ट पैटर्न अगर आ गया इसी तरीके से, तो आपको उसे सॉल्व करने में, अच्छे से उसके एविडेंस क्रिएट करने में कितना समय लगता है, दैट इज डिपेंड ऑन योर टाइम फ्रेम। अब आप समझ सकते हो, किसी का अगर ऐसा लगता है कि भाई मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को सॉल्व करता हूँ तो मैं लेट हो जाता हूँ और मार्केट इतने में बन जाती है। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को सॉल्व करता हूँ, इतने में मार्केट बन जाती है, मैं लेट हो जाता हूँ। इसका मतलब 1 मिनट वाले को अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट करना पड़ेगा 5 मिनट में, क्योंकि उसके अंदर अभी बहुत स्लो डिसीजन मेकिंग है। तो जब स्लो डिसीजन मेकिंग होती है तो टाइम फ्रेम बड़ा लिया जाता है। ये सारा माइंडसेट का खेल है, इससे बैलेंस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको एट द एंड चार्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपको उसको एनालिस्ट बनने के लिए। इसी तरीके से जैसे, आवाज आ रही है मेरी? अरे वो यार मैं क्या बताऊँ, बारिश हो रही है, मैं नेटवर्क वगैरह ख़राब है, तो एक एक प्रोवाइडर बंद हो गया, मैंने चेंज करा है, दूसरा प्रोवाइडर लगाया है। अब ठीक है ना, अब बोलूँ आगे? तो अगर मेरी डिसीजन मेकिंग फास्ट है और मैं एक्यूरेटली मार्केट को प्रिडिक्ट कर भी लेता हूँ, मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी आती है, तो इसका मतलब है कि मुझे टाइम फ्रेम को कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम टाइम फ्रेम को स्विच करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डिसीजन। सबसे पहले काम इस पे करना है, बैलेंस और ट्रेडिंग तो दूर की बात है। बैलेंस और ट्रेडिंग के बारे में सोचना बहुत आगे की बात है, अभी की बात नहीं है वो तो। ये समझो कि आपको कम से कम 1 1.5 साल बाद देखना पड़ेगा। उससे पहले तैयार होना है कि मुझे कब देखना है। गॉट इट? समझ आया सभी को? अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। बाकी जब प्रैक्टिकल देखोगे, मैं करके बताऊंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
अब आगे की बात करते हैं, रिवीजन ऑफ एमएमसी फेज 1। वैसे तो फेज कोई और सा है वो इनसाइडर डिमांड वाला, बट मैं फिर भी एमएमसी के अंदर ही बता रहा हूँ, फेज मुझे याद नहीं है कौन सा है। ठीक है, तो एमएमसी में मैं आज आपको वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर इनसाइडर डिमांड के बारे में बताऊंगा, सॉरी इनसाइडर सप्लाई के बारे में। अब मेरी आवाज़ तो नहीं कट रही है, बता देना भाई। तो आज आपका टॉपिक है द इनसाइडर सप्लाई। होता क्या है कि जिस तरीके से हम लोग डिमांड को मेज़र करते हैं, इसी तरीके से हम लोग सप्लाई को भी मेज़र करते हैं। पैटर्न दोनों में सेम ही होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस फ़र्क इस चीज़ का है कि कभी कभी मार्केट हमें, जैसे कि वो अपसाइड जा रही है, ठीक है, तो वो डाउन साइड आ रही है, हाँ ईजिली आप देख सकते हो। इस तरीके से जैसे वो फिर अपने आप को ऊपर लेके जाती है, तो और वो अपने आप को आधा कर रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मार्केट अपने आप को छोटा कर रही है, यानी कि जो पैटर्न है वो अपने आप को छोटा कर रहा है। ठीक है, और हमें पता लगा है कि मार्केट इससे पहले कंसोलिडेट थी, इस तरीके से मूव कर रही थी, तो अच्छा खासा मूव नहीं था, बस ये हमें थोड़ा सा साफ मूव दिखा। और उसके बाद जो यहाँ पर मार्केट में हमें सप्लाई है वो इस तरीके से दिखती है। ठीक है, और यहाँ छोटी हो जाती है, एंड देन एक बार और डिमांड के बाद फिर यहाँ एकदम से थोड़ी सी बड़ी कैंडल बनती है। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कैंडल बनती है, अरे मुझे तो दिखनी बंद हो गई, हाँ यहाँ से, और फिर अपने आप को कंटिन्यू करना शुरू करती है। तो अब ये कहाँ तक जाएगी कि हमें मार्केट में रिवर्सल एरिया मिले, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट होते ही, जैसे ही यहाँ मार्केट में ब्रेकआउट होगा तो यहाँ ब्रेकडाउन होगा, तो मार्केट में जो सेलर हैं वो भागेंगे ट्रेड लगाने के लिए। ऐसी साइकोलॉजी नहीं समझाने वाला, मैं अपने तरीके से बताऊँ। ये मत सोचना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वो लोग भागेंगे, ये लोग भागेंगे, वो स्टॉप लॉस हंट करेगा, ये फालतू की बातें नहीं करूँगा मैं, लॉजिकल। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो ये सेलिंग है, ये कम हो रही है या कम होती हुई दिखा रही है। ओके, तो जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, दिस इज द ब्रेक डाउन, बीडी, बीडी नॉट बीडी, और सुलगने वाली बीड़ी मत समझना इसको, बीडी है ये। ओके, ओके, तो अब इसको कैसे मेजर करेंगे? तो हमारे पास में इससे पहले जो मूव है वो नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इससे जो पहले वाली जो इनसाइडर का मूव है, इन सारी सप्लाईज को हम लोग ऐड करेंगे। अब आपको मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो इतना साफ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई ली, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई ली, और ये एक तो ये ले ली और इसके साथ जैसे यहाँ लगा दी। अब ये एक एक करके यहाँ लगानी शुरू करी, एक, ठीक है, फिर ये दो, ठीक है, और फिर ये तीन, और फिर ये चार, मैंने मान लो इस तरीके से लगा दी। तो मार्केट में जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनेगा, एंड देन वी विल यूज़ ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, और इसी जगह मार्केट अपने आप कैंडल यहाँ तक लाने की कोशिश करेगी, एंड देन जैसे ही हमें कुछ स्वीपिंग या फिर बुलिश पैटर्न दिखेंगे, मार्केट ट्राइज टू रीफिल इटसेल्फ। कल यही हुआ था, आपने देखा होगा, कल मैंने आपको यही करके दिखाया था जो है बिटकॉइन में, जब, लेकिन उसमें हम इनसाइडर डिमांड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कल आपके सामने लाइव भी हो गया था, यहाँ पर नहीं हो पाया था, तो बस फिजिकली आप इसको देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी डिमांड सप्लाई 50% भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमें, अगर यहाँ पर हमें बुलिश पैटर्न दिखते हैं तो हमारे लिए जो डिमांड है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें यहाँ दिखते हैं तो मार्केट यहाँ से क्रिएट कर देगी। तो ऐसा कोई जो है फिक्स नहीं होता, कि क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं जानता। बट ज़्यादातर केसेस में क्या है कि ये अपना फुल सप्लाई दे देती है,
और ये तभी यूज़ करते हैं, वैसे तो हम यूज़ कर सकते हैं इनको किसी भी कंडीशन में, अगर अंदर के कैंडल्स बहुत कम है और ट्रेंड साफ सुथरा दिख रहा है। इनसाइड अगर ट्रेंड साफ सुथरा दिख रहा है तो ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पीछे में जो है मार्केट में कुछ बना ही नहीं हुआ, साफ सुथरी सप्लाई है ही नहीं, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इनसाइडर सप्लाई को यूज़ करते हैं। मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से हमें यूज़ होता है, कैसे हम इसको देख सकते हैं। ये देखो, ओके, तो ये हमारे सामने एक ब्रेकआउट आया, फेक आउट, पहला मूव फेक आउट, एंड देन उसके बाद मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रही है ना। कोई क्लियर सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई क्लियर नहीं है, ये सप्लाई छोटी है अगर देखें, क्योंकि भाई पैटर्न इतना बड़ा है तो इतनी छोटी सप्लाई कैसे आ जाएगी, लॉजिकल सी बात है। ठीक है, लॉजिकल सी बात है, इतनी आसानी से मार्केट नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, जब ऐसे अजीब सा पैटर्न अगर हो तो इसमें हम इनसाइडर सप्लाईज को ही ऐड करते हैं फॉर मेकिंग ए ट्रेंड। एग्जैक्ट निकलेगा बिल्कुल, लगा के दिखाते हैं, एक एंड यहाँ दो, ठीक है। ये मैंने यहाँ लगा दिया, यू कैन इजीली सिलेक्ट दिस, और ये मैंने यहाँ लगा दिया, यू कैन इजीली सिलेक्ट दिस, ठीक है। एंड दिस इज द रिवर्सल एरिया, बिल्कुल इसी साइज का, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। तो इस तरीके से हम लोग इनसाइडर सप्लाई ऐड करते हैं, जब हमें पता है कि उससे पहले की जो सप्लाई हमें साफ दिख ही नहीं रही है, तो हमें अंडर के मूव को ऐड करना पड़ता है, एंड देन वी हैव। अब इसमें 50% भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं आया ना, हमने देखो मैंने क्या बोला, ज़्यादातर केसेस में 78% 80% केसेस में क्या है कि हमें ये ज़्यादातर पूरी ही सप्लाई दिखेगी, आधी नहीं दिखेगी, आधी नहीं हो सकती, एंड देन फिर मार्केट अपने आप को रिकवर करने की पूरी कोशिश करने की कोशिश करेगी। गॉट इट, गॉट इट। ओके, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ आधी सप्लाई कैसे दिखेगी। आधी सप्लाई देखनी है ना, आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर भी ये सेम यहाँ पैटर्न बना हुआ है, ये देख सकते हो आप। मैं दोबारा से इसको इसी यहीं से ज्वाइन करता हूँ। तो यहाँ इस केस में क्या है कि मार्केट में ब्रेक डाउन हुआ है नीचे की साइड, यू कैन सी दिस इज अ ब्रेक डाउन, सिंपल। तो सोचो, इमेजिन करो कि मार्केट ब्रेक डाउन कर चुकी है, आंख बंद करके इमेजिन करो मार्केट ब्रेक डाउन कर चुकी है, अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे की जो हमारे सामने जो डिमांड है, मैं इसको, ठीक है, और इसको ऐड कर देता हूँ ट्रेंड के साथ, सिंपल ट्रेंड के साथ ऐड करूँ, मैं अलग से कुछ नहीं कर। एक तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है, और एक मेरे पास ये हो गई, ओके। ये मैं
एक हो गया। सिंपल सोबर तरीके से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसका जो 50% एरिया है वो मैं यूज करूंगा लाइक दिस, यहां से, एंड वी हैव ए मूव लाइक 50% एरिया पे मार्केट अपने आप को बुलिश एनगल्फिंग बना के भाग गई। तो वो डिपेंड करेगा कि ये जो पैटर्न है ये 50% एरिया पे आ रहे हैं या फिर 100% एरिया पे आ रहे हैं। दोनों ही मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ 50% एरिया एंड देन डिमांड। डिमांड के लिए हम लोग इनसाइडर डिमांड भी यूज़ कर सकते हैं और शायद हम लोग पीछे वाली डिमांड भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट। तो ये फुल डिमांड है, ये फुल सप्लाई है, हाफ सप्लाई है, इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। फिर समझ आया? बाकी तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी है, हम तो बस आपको समझा सकते हैं। और ऐसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रीटेस्टिंग। दिस इज नॉट अ रिवर्सल एरिया, दिट इज अ रीटेस्टिंग एरिया, क्योंकि रिवर्स वो ऊपर से कर ही चुकी है, तो अब वो रीटेस्ट करने के लिए दोबारा जाएगी ऊपर। गॉट इट? गॉट इट। जैसे मार्केट नीचे आ रही है इस तरीके से, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट बनाया और उसके बाद मार्केट अपने आप को, हमने देखा कि यहाँ पर मार्केट ने इस तरीके से एक सपोर्ट बनाया, दूसरा बनाया सपोर्ट, और हमारे लिए ये एरिया बन गया एक सपोर्ट का। बना नहीं बना? बिल्कुल बन गया। ये एरिया बन गया हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली जो एरिया है, अब मार्केट अगर यहाँ से अपने आप को क्रॉस कर देती है तो अब इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अपने आप को एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करे। तो जब सपोर्ट मार्केट का टूट जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये दोनों हिस्से सपोर्ट की तरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर मार्केट अपने आप को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करती है, और फिर रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करती रहती है, एंड देन फिर शायद डाउन हो जाए। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे फिर से सपोर्ट बन गया, अब सपोर्ट फिर से रेजिस्टेंस की तरह यूज़ हो सकता है, और अगर मार्केट इसको क्रॉस कर गई तो फिर ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है।